आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर अभी पीछे बैक स्टेज में, उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, इंक्लूडिंग यूपीएससी, और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है सिविल बीइंग्स के नाम से, जहां पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सागर दुनेजा। सर क्या हालचाल? आइए। सबसे पहले मतलब आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कॉलेज के हमारे सर्वर पे किसी ने आपका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार अपलोड किया, तो कॉलेज के सर्वर से लैंड से हमने डाउनलोड कर लिया, और फिर वहाँ से जब हमने देखा तो वो ऐसा एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार था जहाँ पे उस समय मैं एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, ओवर थिंकिंग, टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग, कि होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, करूं कि नहीं करूं। डिलेमा मेरा सारा क्लियर हो गया था उस समय जब मैंने आपको लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा था, क्योंकि एज एन इंजीनियर हम लोग को वही चीज़ें समझ में आती हैं जिसमें कुछ लॉजिक होता है। वो जो ब्लंट मोटिवेशन होता है वो नहीं समझ आता कि तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। अरे मेरे में क्या है यार, कुछ तो बता दो। तो तुम ही कर सकते हो, कोई तरीका बता दो। सर इन्होंने बाकी सब मोटिवेशनल स्पीकर्स का मजाक उड़ाया और मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं जस्ट टू क्लैरिफाई। वो जो वीडियो है 2 घंटे 11 मिनट 28 सेकंड की, जिसमें 1 घंटे 12 मिनट 13 सेकंड पे ओवर थिंकिंग के बारे में बताना सर शुरू करते हैं, तो वो वाला पोर्शन तकरीबन मैंने 100 बार देखा होगा, ताकि ये इनकी बातें दिमाग में घुस जाएं कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, बस तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और 100% देना है। तो वो पोर्शन जो है मैंने बहुत बार देखा कि नो ओवर थिंकिंग। मेरी एक ही यही दिक्कत रही थी, और वो दिक्कत जो है आपने सॉल्व की थी। अरे वाह, क्या बात है जी। ये बहुत बड़ी बात होती है यूपीएससी को क्रैक करना, क्योंकि लाखों बच्चे चाहते हैं लेकिन बहुत कम का हो पाता है। जी। आपने कब क्रैक किया था? 2014 में। 2014 में आपने कर लिया था। उसके बाद फिर कितने टाइम तक आपने जॉब करी थी? 1.5 साल। मैंने यूजुअली ऐसे लोगों को नहीं देखा है जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया हो, उसके बाद में उनको एक जॉब मिल गई हो, फिर उन्होंने छोड़ी हो। जी। तो उसके पीछे छोड़ने के पीछे का रीजन क्या था? एक्चुअली जब 2014 में मैंने एग्जाम निकाला था, 108 रैंक था मेरा। उसके बाद सर होता ये है कि आपकी ज्वाइनिंग तक के बहुत लंबा समय रहता है। आजकल नहीं रहा है, आजकल थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। पहले 1 साल का टाइम रहता था आपकी ज्वाइनिंग तक के, तो वो 1 साल में कुछ ना कुछ तो करना है। तो उस 1 साल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो इंजीनियर्स को पढ़ाया और तरह तरह के सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाए, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो हुआ यूँ कि जब 1.5 साल फिर जब जॉब किया, तो मैं ना मिस कर रहा था किसी चीज़ को, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। और फिर मैंने ये सोचा कि वाई नॉट वही चीज़ की जाए जिसमें मेरे को मज़ा आ रहा है। तो फिर मैंने जॉब पूरी तरीके से छोड़ करके पूरा समय, पूरा डेडिकेशन टीचिंग को ही दिया। और टीचिंग का आपने किस तरीके से किया? मतलब अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया या ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, कैसे करा आपने? नहीं, मैंने ज्वाइन किया एक इंस्टीट्यूट। अच्छा। और हमारे जो सर हैं तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी टर्म्स पे काम करना। तो बस मेरे को इतना अच्छा लगा ये चीज़ कि सर ने इतना फ्रीडम दे दिया हमें कि आप जैसा करना है करो। तो मुझे लगा इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती है, लेट्स स्टार्ट टीचिंग अगेन। तो अभी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। हाँ। लेकिन आप उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो जहां पर आप स्टार्ट किए 5-6 साल पहले पढ़ा रहे थे, और जबकि आपको ऑफर्स अच्छे खासे आ रहे होंगे। आई एम 100% श्योर उससे तो बहुत बेटर आ रहे होंगे फाइनेंशियली। हाँ, बहुत 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 ही ज़्यादा। लेकिन तो फिर क्या रीजन है, आप क्यों नहीं छोड़ते और क्यों कहीं और नहीं जाते? उसके पीछे आप बताइए, आप YouTube चैनल को मोनेटाइज क्यों नहीं करते? नहले पे धैला। कुछ चीजें होती है ना जो एथिक्स और मॉरल से एसोसिएट हो जाती हैं, और एक लिमिट के बियॉन्ड ना फिर वो एथिक्स मॉरल्स फिर रखना अपने अंदर वो ज्यादा वैल्यू करता है रादर देन स्विच करना। उसके अलावा आपने और भी कई सारी गवर्नमेंट की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसको क्रैक किया है। बहुत सारे। यूपीएससी के अलावा सारे जितने दिए, सब जितने भी हैं सब क्रैक किए हैं। मतलब जितने मैंने दिए हाँ, सभी क्लियर किए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले आपने खुद किया
फिर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जी राइट, बिल्कुल बिल्कुल। So many students are preparing for government exams, be it SSC, CGL और UPSC, बैंकिंग। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बाकी स्टूडेंट से मतलब थोड़ा डिफरेंट बना सकते हैं कि हम क्लियर कर पाएँ? मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सर कि एग्ज़ाम की नीड को समझना कि हम किस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं। आजकल क्या होता है कि सिलेबस जैसे क्या होता है, बहुत सारे कोचिंग्स, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स इतने हो गए हैं कि आपको क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। जैसे कि इन्होंने मान लीजिए ये टॉपिक छोड़ दिया था, वो दूसरे टीचर ने एक दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, तो स्टूडेंट को लगता है कि अरे ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इस तरीके से क्या हो रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरडोज। आपको एग्जाम की नीड को समझ के पिन पॉइंटेड स्टडी करनी है जो काम की। बिकॉज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक एक व्यक्ति को एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक में पीएचडी करने में 7 साल लग जाते हैं। जैसे हम लोग जब आईआईटी बॉम्बे में थे तो वहां पे हमारी एक सीनियर थी जो पीएचडी कर रही थी। वो पीएचडी अपनी कंप्लीट की है 8 ईयर्स में। उनका शादी हो गया, बेबी हो गया, सब हो गया, पीएचडी उसके बाद हुई कंप्लीट, वो भी एक टॉपिक में। तो इसीलिए हमें उस लेवल पे नहीं जाना है कि हम रिसर्च करें, हमें उस लेवल पे जाना है कि एग्जाम की नीड क्या है, उस नीड को टारगेट करें, पीवाईक्यूज को बार बार देखें, समझें और फिर ये देखें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पीवाईक्यूज से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं हम इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस भी एग्जाम को आप ले लो, गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं, आप ये पाओगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यूज से रिलेटेड होते हैं। मतलब एग्जैक्टली वो नहीं होगा, उससे रिलेटेड होगा। तो अगर आप जितना स्टडी अच्छे से पीवाईक्यूज को करोगे, उतना बेहतर तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज कर पाओगे। अदरवाइज दिक्कत ये हो जाएगी कि इधर उधर की चीज़ें जब करने में जाते हैं तो टाइम वेस्ट भी होता है और उसका रिसोर्स मटेरियल फिर खोजेंगे, फिर उसमें फिर टेस्ट वेस्ट देंगे, तो वो सब क्या करेगा, वो रैंक नहीं जनरेट कर पाएगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी द सिलेबस, स्टडी द पीवाईक्यूज बिफोर एक्चुअली स्टडिंग द सब्जेक्ट। एंड इट मेक्स सो मच सेंस टू मी व्हाट यू जस्ट सेड कि ये बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एंट्रेंस में ही नहीं, अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से भी बात करूं तो ये बात बहुत ही रेलेवेंट है जो अभी इन्होंने बोली है। होता क्या है कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं या हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और सब कुछ कोई भी नहीं कर सकता। वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम। तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, इस बात को ध्यान से समझ लेना। मतलब मैटर ये इतना नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो उस टाइम में, मैटर ये करता है कि क्या नहीं कर रहे हो, क्या छोड़ रहे हो। एग्जैक्टली ये बहुत एक्सपीरियंस की बाद में ये बात समझ आती है। जो बात अभी इतने आराम से इन्होंने बोल दी ना, ये बात जल्दी से लोगों की बुद्धि में घुसती नहीं है। यू नीड टू हैव अ क्लियर फोकस। जैसे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो उसमें एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, एक पैटर्न देख करके कि लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स का ये पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए ये मेरा दायरा है, फिर उसके हिसाब से स्टडी करनी है। उसके बाहर जो कुछ है वो छोड़ देना है। मान लो 10% पॉसिबिलिटी है कि उसके बाहर से भी कुछ आ जाएगा, बट वहां पे अपना 90% टाइम क्यों लगा रहे हो। एग्जैक्टली 80-20 का रूल चलता है लाइफ में। 20% ऑफ द एफर्ट्स जनरेट्स 80% ऑफ द रिजल्ट्स। तो मैटर ये करता है वो 20% एफर्ट कहां जा रहा है आपका। और हम यही गलती कर बैठते हैं, मेहनत करते हैं। देखो मैं दिन में 16 घंटे पढ़ रहा हूं, 18 घंटे पढ़ रहा हूं, तो किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, किसी को कुछ प्रूव करना है या एंट्रेंस क्रैक करना है। इसको ऐसे देखो, मेहनत किसे कहते हैं, जहां पे कुछ एफर्ट करना पड़े बिल्कुल, और एफर्ट करने में मजा ना आए। क्लियर, यही है ना मेहनत की डेफिनेशन। बट अगर आप कहीं पर एफर्ट कर रहे हो और रिजल्ट गारंटेड है, उसको मेहनत कहोगे या वो मजा हो गया। बहुत सारे लोग तो जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, उसको उसके मेहनत भी नहीं पैसे बोलते, लगते हैं, वो भी उसको मेहनत नहीं बोलते, उसको एडवेंचर बोलते हैं। जबकि मेहनत वहां पर भी हो रही है, बट वो एडवेंचर है। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है। तो जिस काम में मजा आता है वो एडवेंचर हो गया। तो ऐसे ही अगर आप मेरी लाइफ को ध्यान से स्टडी करोगे, मैंने कभी मेहनत करी नहीं, मुझे पता ही नहीं मेहनत क्या होती है, एडवेंचर पता है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा फिगर आउट करने की कोशिश करी है कि जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे क्या रीजन है, उससे क्या होने वाला है। तो जब ऐसे हम समझ करके करते हैं ना किसी भी काम को, तो वो एडवेंचर हो जाता है। तो ये एडवेंचर में और मेहनत में अच्छे से हमको फर्क पता होना चाहिए। तो योर दिस जर्नी टू क्रैक एन एंट्रेंस एग्जाम, जो अभी आपने बात करी थी, दैट कुड बी एडवेंचरस, दैट कुड बी फन,
क्योंकि जो 99% लोग नहीं कर पा रहे, आप वो कर पा रहे हो, और अगर आपको क्लियर समझ आ रही है ये बात, तो आपकी करने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। फिर चाहे आप वो कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज, तो वो एडवेंचर हो गया, वो फन हो गया। बट अगर ऐसे ही कर रहे हो जैसे सब कर रहे हैं, तो हार्डवर्क हो गया भाई। सर माय क्वेश्चन इज़ कि जब हम कुछ भी एक टॉपिक पढ़ते हैं या एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो टाइम इतना कंज्यूम हो जाता है वहाँ पे कि हम अदर सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। और एट द एंड जब हम रात को एनालिसिस करते हैं कि हमने होल डे में क्या किया है और कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, तो फिर हमें गिल्टी भी फील होता है, रिग्रेट भी हो रहा होता है। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम मेरे प्रिपरेशन के दौरान भी मुझे हुई। तो मैंने अपने आप से कुछ सवाल पूछे, मैं आपसे भी वही चीज़ पूछता हूँ। यस सर। ये टाइम टेबल बनाया किसने? काइंड ऑफ लाइक हम नहीं, खुद ही किसने डिसाइड बनाया? करते हैं। खुद ही डिसाइड Yes, किया। टारगेट पूरा कौन नहीं कर पाया? हम खुद ही नहीं कर पाए। किसको दोष दिए? अपने आप को। अपने आप को। Yes. तो अगले दिन टाइम टेबल को मॉडिफाई भी तो करना पड़ेगा। कोई चीज जब पहली बार एक्सप्लोर की जा रही है, हाउ कैन यू एग्जैक्टली नो कि आप कितने टाइम में उस चीज को खत्म कर पाएंगे? तो एक तरीके से आप ऐसी चीज के लिए खुद को दोष दे रहे हो जो आपकी गलती की वजह से नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे चीज के लिए दोष खुद को देना ही क्यों है? जब मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ होगा, तकरीबन 50 बार हुआ होगा, तो मैंने ये चीज रियलाइज की सोच के बैठ के कि मैं किस चीज के लिए खुद को दोष दे रहा हूं। यार ऐसी चीज के लिए जिसको मैं जानता नहीं हूं, उसको मैं फर्स्ट टाइम जानने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे क्या मालूम कि कितना समय लगने वाला है। तो अब टाइम लग गया तो लग गया, गिल्टी फील करने वाली क्या बात है? एटलीस्ट टॉपिक तो समझ में आया, कोई बात नहीं। अगले दिन थोड़ा मैं सोच समझ के और सही तरीके से कोशिश करूंगा इटरेट करके कि अब मैं थोड़ा और करेक्ट टाइम दूं। ये इटरेटिव प्रोसेस है, जैसे जैसे आप करते जाओगे ये इटरेशन सही बैठता जाएगा, उसमें भी मार्जिन ऑफ एरर है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ाई को आगे बढ़ाओगे, आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि इस टॉपिक को करने में लगभग इतना समय लग सकता है। इट्स ऑल इटरेशन, क्योंकि जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम की जा रही होती है वो इटरेशन होती है, और उसमें खुद को गिल्टी करके वहां पे काम को रोकने कोई मतलब नहीं है। समझे बात? एक्सीलेंट पॉइंट जी, बहुत बढ़िया पॉइंट। एक सर से सवाल है कि सर हमारी लाइफ में ना हमेशा जब से स्कूल से पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते आते हैं, तो एक टीचर ऐसा होता है जो कुछ ऐसा सिखा के चला जाता है, मतलब उसकी ज़िंदगी भर याद रहती है। तो सर आपकी कोई ऐसी बात हो जो आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छी बताई हो, जो आप हमें सबको इंस्पायर कर सकते हो, उसे बता गया कुछ भी? ये है हमारे NIT रायपुर के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर समीर वाजपेयी। एंड जब हम जब प्रिपरेशन डेज की बात कर रहा हूँ कॉलेज की, तो उस समय गेट की जब मेरे को तैयारी करनी थी, गेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है IITs में एडमिशन के लिए और PSUs के लिए, तो उस समय हमारे रायपुर में ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो मतलब गेट की तैयारी उस लेवल पे करा दे जैसी हमको चाहिए। हमको चाहिए कि हम सीधा टॉप रैंक पे लाएं। तो उस टाइम पे मैं सेल्फ स्टडी करता था, एंड ही वॉज द पर्सन जिनको मैं मतलब क्लियरली बता पाता था कि सर मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ। एवरी टाइम समीर सर हम लोग को यही कहते थे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे को भी यही बोलते थे बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो करते रहो। तो मतलब एक टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट को नो मैटर व्हाट उसको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहे, चाहे वो स्टूडेंट कैसा भी हो, क्योंकि ना कौन सा स्टूडेंट कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं है। बहुत बढ़िया।